विद्यार्थियों नमस्ते संस्कृताएं। आज सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि आपका जो कक्षा 10th माध्यमिक शिक्षा परीक्षा का जो पेपर आने वाला है 2021 का, उसका पैटर्न जो मॉडल पेपर है उसका किस प्रकार से आएगा या बोर्ड के अंदर जो पेपर का तरीका होगा वो क्या होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जो कक्षा 10th का जो पहले वाला पैटर्न था उसको बिल्कुल पूरा कैंसिल कर दिया है। बीच के अंदर उसने 1 महीने पहले दूसरा पैटर्न डाला था वो भी कैंसिल कर दिया है और अभी नया ताज़ा ही एक नया पैटर्न आया है जिसके अंदर विद्यार्थियों को खुश होने की अत्यंत आवश्यकता है। इसी प्रकार का पैटर्न है कि विद्यार्थी उसको देख करके बड़े खुश हो सकते हैं, आराम से परसेंटेज अपने बढ़ा भी सकते हैं। हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आपको उस पेपर को देखना है, पेपर किस प्रकार का आएगा। लेकिन पेपर आने से भी कुछ नहीं होता है, पेपर जितना इजी होता है उसका करने का तरीका उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। हमेशा गलतियाँ वही होती हैं, या माने कि हमेशा एक्सीडेंट वही होते हैं जहाँ पर रोड बहुत शानदार होती है। कभी भी खड्डों वाली रोड पर एक्सीडेंट नहीं होता है। कभी भी गाड़ियाँ अगर 2 गाड़ियों को टकराना होता है तो वह तो हाईवे पे टकराएगी, या फिर शानदार जहाँ पर रोड होगी वहाँ पर गाड़ियाँ टकराती है। तो पेपर बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब पेपर इतना इजी कर दिया कि बच्चा कहीं भी गिर सकता है, कहीं भी गलती कर सकता है। इसलिए जो करने का तरीका होगा उसका क्या होगा, पेपर किस हिसाब से आएगा, मैं केवल आपको आज इस संस्कृत पेपर के बारे में बताऊँगा, क्योंकि अपना जो चैनल है ये मेन संस्कृत का ही चैनल है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आज जितने भी राजस्थान बोर्ड के कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं, तो जिन्हें ये देखना है कि संस्कृत में पेपर किस प्रकार से आएगा, पेपर कितने भागों में आएगा, कितने प्रश्न आएंगे और उनको किस प्रकार से उनका प्रेजेंटेशन हमें बोर्ड के अंदर देना है, ताकि कॉपी चेक करने वाला, अरे आप कितने गोरे हो, आप कितने काले हो, कितने सुंदर हो, कितने बदसूरत हो, ये बोर्ड वाला नहीं देखता है, आपकी कॉपी कितनी सुंदर है, उससे आपकी सुंदरता का आकलन किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना कि आपकी जो इंटेलिजेंट है, आप इंटेलिजेंट हो तो आपके जो आपने पेपर के अंदर आंसर लिखे हैं उसके हिसाब से ये तय होगा कि आप कितने होशियार हैं और आपने जो प्रश्न पढ़े हैं बोर्ड के अंदर उनका उत्तर किस प्रकार से दिया है। तो मैं पहले बता दूं, आपकी जो पेपर है संस्कृत का 80 नंबर का पेपर है, 20 नंबर के 17 अंक होते हैं जो विद्यालय की तरफ से जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका जो संस्कृत का पेपर है बोर्ड क्लास में, उसी का पैटर्न हम बताएंगे आपको। संस्कृतम, ये आपके जो पत्र है, जो पेपर आएगा वो 5 भागों में आएगा। इस पेपर के कितने भाग कर लिए गए हैं? 5 भाग कर लिए गए हैं। पेपर को 5 भागों के अंदर बताया, मैं आपको सारणी के माध्यम से बताता हूँ। खंड, कितने खंड के अंदर बताया गया है? 5 खंड के अंदर। पहला मैं बना रहा हूँ खंड, यहाँ पर कितने खंडों में पेपर आएगा। पेपर के जो खंड है वो कितने खंड है? 5 खंड है। पहला खंड हो गया आपका कौन सा? ए खंड। ए खंड या ए मान लीजिए आप। इस ए खंड में कितने प्रश्न आएंगे ध्यान से देखना है, फिर इनके उत्तर कैसे देना है ये बात के अंदर बताऊंगा। तो पूरे खंड लिखने के बाद आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो पूरा मालूम पड़ जाएगा कि कितने खंड आएंगे, कैसे आएंगे। इसके बाद प्रत्येक खंड को करने का तरीका भी क्या होगा ये भी आपको देखना है। प्रत्येक खंड, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के होंगे ये भी देखना है। तो सबसे पहले खंड एम ए। खंड एम ए आएगा आपके प्रश्न नंबर 1 से 10। पहला प्रश्न आएगा खंड 1 के अंदर। एक तो खंड 1 के अंदर कितने प्रश्न आएंगे? 2 प्रश्न आएंगे। दूसरा प्रश्न होगा 2 से लगा करके 11 प्रश्न तक। पहला प्रश्न केवल एक पहला प्रश्न ही है। इस पहले प्रश्न में 1 से 10 क्या आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं ए ब सदे वाले क्वेश्चन आएंगे। ए ब सदे वाले क्वेश्चन आएंगे। और ये कितने क्वेश्चन होंगे? क्वेश्चनों की संख्या इसमें कितनी होगी? 10 होगी। कितनी होगी? 10 होगी। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। तो कुल मिलाकर के कितने नंबर के क्वेश्चन हो गए? 10 नंबर के क्वेश्चन हो गए। ए पार्ट है। ए पार्ट के अंदर ये कितने हैं? प्रश्नों की संख्या। यहां लिख दी मैंने प्रश्नों की संख्या, और यहां पर है अंक। कितने अंक का पहला प्रश्न आएगा? तो जो पहला प्रश्न आएगा वो कितने अंक होगा? पहले प्रश्न में 10 प्रश्न आएंगे, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। 4 आपको ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, उन 4 में से जो सबसे सही उत्तर हैं उनका लिखना। दूसरी बात एक और ध्यान रखना, विषय ध्यान से सुनना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ये व्याकरण के बिल्कुल नहीं आएंगे, इसका विषय ध्यान रखना। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ये पार्ट के बीच में से,
मतलब पाठ के किसी भी लाइन में से किसी की जन्म तिथि है, किसी की मृत्यु की तिथि है, या किसी का दूसरा नाम है, या किसी के पिता का नाम, या किसी की माता का नाम, या मान लो प्रताप ने किसके साथ युद्ध किया और उस मुगलों के साथ युद्ध किया तो किस स्थान पर किया, कौन सा युद्ध है, प्रताप की सेना का टूटने का कारण क्या है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये कितने नंबर के आएंगे? 10 नंबर के आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। पहली चीज, इसी ए पार्ट में दूसरा प्रश्न आएगा जिसका नंबर होगा 2 से 11। ए पार्ट में 2 प्रश्न आएंगे, एक तो पहला प्रश्न होगा और पहले प्रश्न में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 10। कितनी होगी? 10 होगी। दूसरा प्रश्न कौन सा आ रहा है? 2 से लगा करके 11 नंबर तक का, मतलब दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 11 तक के प्रश्न ब पार्ट में आ रहे हैं। इन 11 तक के प्रश्नों में क्या आएंगे ये मैं आगे वाले पार्ट के अंदर बताऊंगा। अभी तो इतना देखना है कि 2 से 11 प्रश्न आएंगे और ये किस प्रश्न होंगे आपके? एक शब्द में, एक शब्द में उत्तर दो। क्या आएगा? लगभग एक शब्द में उत्तर दो। ये आएंगे, ये भी कितने नंबर के होंगे? ये प्रश्न भी आपके 10 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 10 × 1 बराबर, ये भी कितने नंबर का? 10 नंबर का। तो जो आपका ए पार्ट था वो ए पार्ट कितने नंबर का हो गया? 20 नंबर का। ए पार्ट कितने नंबर का हो गया? ये जो 2 से 11 तक की क्वेश्चन है इनका उत्तर भी एक एक शब्द में देना है केवल ही, और ये 10 नंबर के आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के हैं, एक एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। तो ये भी कितने नंबर के? 10 नंबर के। दोनों मिला करके नंबर कितने बना दिए गए? 20। प्रश्न नंबर 12 नंबर, हम बे पार्ट में चलेंगे तो बे पार्ट के अंदर आएगा बे पार्ट, या मान लीजिए बी पार्ट। ये बी पार्ट में क्या क्या आने वाला है? बी पार्ट के अंदर आने वाले प्रश्नों की संख्या होगी 12 से 19। 12 से 19 जो प्रश्न आएंगे वो कौन से खंड में होंगे? बी पार्ट में। जब हम खंड ए शुरू करेंगे, ध्यान रखना आप, जब हम पेपर में खंड ए शुरू करेंगे तो ऊपर ऊपर बॉक्स बना के लिखना हमने खंड ए। खंड में कितने प्रश्न आएंगे? 11 तक के। जैसे 11 प्रश्न पूरे हो जाए, एक चीज और, आपने कि दूसरा प्रश्न कर लिया पहला, फिर आपने 12वां प्रश्न कर लिया, फिर 11वां प्रश्न कर लिया, तो आपके नंबर आएंगे 0। खंड ए का मतलब होता है खंड 1 जो पहला प्रश्न है ये आप कर दो, लगातार 10 ऑब्जेक्टिव करना है। खंड ब है 2 से 11, इन 2 से 11 बचे बाद में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से 11 तक के प्रश्न एक साथ करने पड़ेंगे। ये नहीं पहले आपने दूसरा कर लिया, फिर 19वां कर दिया, फिर तीसरा कर लिया, फिर चौथा कर दिया, नहीं। चाहे 12 से 19 पहले कर लो, चाहे 2 से 11 बाद में कर दो, लेकिन 2 से 11 प्रश्नों को एक साथ करना है, अलग अलग नहीं करना है। 12 से 19 प्रश्न आएंगे तो 12 से 19 प्रश्नों को एक साथ करना है। चाहे आप इनके पहले कर सकते हो, चाहे इनके बाद में कर सकते हो, चाहे सबसे लास्ट में कर सकते हो, लेकिन 12 से 19 प्रश्नों को करना एक साथ है। और हम यहाँ ऊपर क्या लगाएंगे? खंड ब। पहला हमने खंड ए लगा दिया बॉक्स बना करके, खंड ए पूरा हो गया 11 तक में, फिर हम बनाएंगे खंड ब। कौन सा खंड बनाओगे? खंड ब बनाओगे तो ऊपर आपको हेडिंग बना करके 4 लाइन में लिखना है खंड ब, और खंड ब का प्रश्न नंबर 12 स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना है। खंड ब 12 से 19, तो 12 से 19 कितने प्रश्न हो गए? 8 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए? 8 प्रश्न हो गए। 8 प्रश्न आएंगे कुल, और 8 प्रश्न कितने नंबर के होंगे? 2-2 नंबर के। कितने नंबर के होंगे? 2-2 नंबर के होंगे। तो कुल मिलाकर के कितने नंबर के प्रश्न हो गए? 16 नंबर के प्रश्न हो गए। जो 12 से 19 के प्रश्न आने वाले हैं इन प्रश्नों की संख्या हो गई 8 हो गई। 8 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके आएगा 2 अंक का, तो कुल मिलाकर के अंक हो गए कितने? 16 नंबर। फिर हम लिखेंगे खंड नंबर 6। क्या लिखेंगे? खंड नंबर 6, जिसे बोलेंगे हम खंड सी बोलेंगे। खंड सी में अर्थात खंड स में कितने प्रश्न आएंगे, कहां से लगा करके कहां तक के प्रश्न आएंगे, ये हमें देखनी है। तो खंड स में जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 20 से 23। 20 से 23 प्रश्न होंगे। तो हमें ऊपर ऊपर लगाना है खंड स लगाना है, और खंड स लगा करके हमें लिखना है 20 से 23। क्या लिखना है? 20 से 23। ये कितने प्रश्न हो गए? कुल 4 प्रश्न हो गए। 20, 21, 22, 23। 20 से 23 प्रश्न कितने हो गए? 4 प्रश्न। ये 4 प्रश्न कितने नंबर के होंगे? इन 4 प्रश्नों के प्रत्येक अंक कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। प्रत्येक 4 प्रश्न 4 नंबर के आएंगे, तो कुल मिलाकर के ये खंड कितने नंबर का हो गया? 16 नंबर का। कितने नंबर का हो गया? फिर आएंगे खंड नंबर, हम लिखेंगे खंड बस है द, खंड नंबर द, खंड नंबर द या डी। डी खंड के अंदर प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 24 से 25। कितनी होगी? 24 से 25। कितने प्रश्न हो गए? 2। अरे कितने प्रश्न हो गए? 2 प्रश्न हो गए। तो प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 2। ऊपर हेडिंग बनाएंगे हम, ऊपर लिखेंगे खंड द,
और खंड द के बाद लिखेंगे प्रश्न नंबर 24 से 25। अब 24 से 25 जो प्रश्न है तो इन प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 2 प्रश्न हो गए। प्रत्येक प्रश्न इसमें कितने नंबर का आएगा? प्रत्येक प्रश्न इसमें कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। तो ये प्रश्न कितने नंबर के हो गए? 10। कितने नंबर के हो गए? 10 नंबर के। सबसे अंतिम खंड आएगा वो आएगा खंड ये या खंड ई। खंड ये या खंड ई। इस खंड में आने वाले प्रश्नों की संख्या कहां से कहां तक होगी? 26 से लगा करके 28 तक। कितने हो गए? 26 से 28। मतलब कुल मिलाकर के बोर्ड के अंदर आने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 28 होगी। सबसे बड़ा खंड यही है 26 से 28 नंबर। तो आने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 3 और 3 तो हो गई। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? तो ये खंड कितने नंबर का हो गया? 18 नंबर का। ये खंड कितने नंबर का हो गया? 18। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर है वो कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का। कितने खंडों में होगा? 5 खंडों में होगा। कितने खंडों में होगा? 5 खंडों में होगा। अभी आपको ये पता नहीं आ क्या चीज रही है, अभी तो आपको ये पता कि प्रश्न पैटर्न इस प्रकार से आएंगे। पहला खंड कौन सा होगा? ए खंड होगा। ए खंड में प्रश्न कितने आएंगे? 11 प्रश्न है। ए खंड में कितने प्रश्न आएंगे? 11। जो पहला प्रश्न आएगा इस पहले प्रश्न के कितने पार्ट होंगे? 10। हम वही बात करने का तरीका बताएंगे भी कहाँ लाइन खींचना है, कहाँ क्या करना है, क्योंकि बार बार के अंदर क्लास में कुछ नहीं बताया जाएगा। क्लास के अंदर कोई नहीं पूछेगा कि ये प्रश्न कैसे करना है, करने का तरीका क्या है। जो कुछ देखना यही देखना है। तो पहला जो प्रश्न है इसके अंदर 10 पार्ट है। 10 पार्ट के अंदर प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। अरे पहले पार्ट में कितने प्रश्न आएंगे? 10 है। तो 10 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। तो पूरा पहला प्रश्न कितने नंबर का हो गया? 10 नंबर का। दूसरा प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न नहीं है, वो 2 से 11 तक प्रश्न है। 2 से 11 तक के प्रश्न है। तो प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 10। प्रत्येक प्रश्न हो गया 1 नंबर का, तो ये भी 10 नंबर का। कुल मिलाकर के जो ए पार्ट था वो ए पार्ट कितने नंबर का हो गया? 20। कितने नंबर का हो गया? 20 नंबर का। बे पार्ट जो आ रहा है, बे पार्ट में आने वाले प्रश्नों की संख्या 12 से 19। कितने? 12 से 19। कुल मिलाकर के इसके अंदर प्रश्न कितने हो गए? 8 प्रश्न हो गए। तो प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का आ रहा है? 2 नंबर का आ रहा है। तो कुल मिलाकर के बे पार्ट कितने नंबर का हो गया? 16 नंबर का हो गया। जो पार्ट नंबर सी जो तीसरा पार्ट है इसके अंदर आने वाले प्रश्नों की संख्या 20 से 23 होगी। तो 20 से 23 होगी तो कुल प्रश्न कितने हो गए? 4 प्रश्न हो गए। 4 प्रश्न आएंगे तो प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 4 प्रश्न। तो ये पार्ट कितने नंबर का हो गया? 16 नंबर का ये पार्ट हो गया। अब प्रश्न नंबर कौन सा आ गया? द का मतलब हो गया डी नंबर। तो डी के अंदर प्रश्न नंबर कौन सा आ रहा है? 24 और 25। बोर्ड के पेपर का प्रश्न नंबर 24वां और 25वां डी पार्ट में आ रहा है। आने वाले प्रश्नों की संख्या होगी 2 जो अथवा में होगी, और 2 प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 5। तो जो डी पार्ट था वो हो गया 10 नंबर का हो गया। प्रश्न नंबर ये या ई जो खंड ई आ रहा है उसके अंदर प्रश्न नंबर 26 से 28 मतलब 2 प्रश्न आ रहे हैं। दोनों प्रश्न अथवा में होंगे। किस प्रकार से होंगे आगे बढ़े में बताएंगे तुरंत अभी। तो 26 से 28 में 3 प्रश्न हो गए, 26, 27, 28। कुल प्रश्न 3, और जो 3 प्रश्न इसके अंदर प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का हो गया? 6 नंबर का हो गया। तो ये डी ई पार्ट कितने नंबर का हो गया? 18 नंबर का। तो कुल मिलाकर के पेपर आपका हो गया 80 नंबर का। और कितने पार्ट में बटा हुआ है? 5 पार्ट में। आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो किस प्रकार का पेपर आएगा, तो ये आप देख लेना। अब मैं बता रहा हूँ प्रत्येक प्रश्न कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव आगे तो आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर कैसे लिखना है। क्लास के अंदर कुछ भी चीज नहीं बताई जाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब देखते हैं पेपर किस प्रकार से आएगा, कौन सा प्रश्न कैसा आएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। अब तो ये ध्यान रखना, अब पेपर तो पूरा 80 नंबर का ही है, और पाठ जो पहले वाले कोर्स के अंदर जो पार्ट निर्धारित किए गए थे वही पार्ट हैं, पार्ट चेंज नहीं हुए हैं। जो पहले बार कोर्स जो 40% कोर्स कम किया था, 40% कोर्स कम किया हुआ है। बस ये बात जरूर है कि जो संस्कृति व्याख्या है वो किस प्रकार से आएगी, किस प्रकार से नहीं आएगी, तो ये हमें एक बार और देख लेना है। प्रत्येक प्रश्न किस प्रकार से करना है, प्रश्न पत्र करने का तरीका क्या होगा, ये तो पता हो गया भाई कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, कौन कौन से पार्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इस पहले वाले पार्ट में 10 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। अरे कितने ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं? 10 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? प्रत्येक प्रश्न के कितने उत्तर आएंगे? अरे प्रत्येक प्रश्न के कितने उत्तर आएंगे? 4 है। 4 में से कोई एक ना एक सही जरूर होगा।
4 में से कोई एक ना एक, अगर एक भी सही नहीं है तो अगर एक भी सही नहीं है तो क्या होगा, तो फिर बोर्ड की गलती होगी और आपको बोनस नंबर मिल जाएगा। लेकिन बोर्ड ऐसी गलती नहीं करेगा, कर भी सकता है भाई, बोर्ड है, अगर पेपर बनाएगा तो गलती तो, क्योंकि आज तक ऐसा कोई साल नहीं गया है जहां बोर्ड ने संस्कृत के पेपर में गलती नहीं की हो। हर साल गलती करता है, तो इस साल तो गलती होने की ज़्यादा संभावना है क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज है, तो इसमें तो गलतियां होने की और ज़्यादा संभावना है। तो देखिए आप, पहला प्रश्न क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव का आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव का आ रहा है। कैसे करना है, क्या करना है, लाइन कहाँ खींचना है, एक बार ध्यान से देख लीजिए आप, क्योंकि बार बार में ये चीज़ नहीं बताई जाएगी। ये आपके बोर्ड के पेपर की लाइन, कॉपी की लाइन किस प्रकार से आती है। ये पतली लाइन आएगी जहां पर आपको प्रश्न नंबर लगाना है, और ये बड़ी लाइन आएगी जहां पर क्या दिए जाएंगे आपको, अंक। कॉपी चेक करने वाला इस लाइन के अंक देता है, इस लाइन को हमें बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं छेड़ना है, हमें इस लाइन में लिखना है प्रश्न नंबर, उत्तर नंबर जो भी है। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे बताओ, देंगे आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आपके रोल नंबर है, अरे क्या लिखोगे, रोल नंबर लिखने हैं, रोल नंबर शब्दों में और अंकों में, अरे समझ रहे हो ना आप, हाँ शब्दों में और अंकों में रोल नंबर लिखने हैं। रोल नंबर आपको हिंदी में लिखने चाहिए, इंग्लिश में लिखने चाहिए, दोनों में लिखने चाहिए। हो सकता है कॉपी चेक करने वाला इंग्लिश में आपके रोल नंबर नहीं पढ़ सके, तो फिर आपकी कॉपी में नंबर कम भी आ सकते हैं, रिजल्ट रुक भी सकता है। आपको रोल नंबर हिंदी में भी लिखने आने चाहिए, दोनों भाषाओं में। आपका एग्जाम किस दिन लग रहा है, किस वार को लग रहा है, सबसे पहला काम बोर्ड में ही होता है, अपनी कॉपी पर रोल नंबर लिखो। अगली चीज फिर हम लिखेंगे सबसे पहले खंड ए, क्या लिखेंगे, खंड ए लिखेंगे। पहले हम बढ़ाएंगे इसकी 4, और वो भी किसने, 4 डब्बों के अंदर में सारणी बनानी है, और सारणी बना करके उसमें क्या लिखेंगे, 4 डब्बों में 4 लाइन के डब्बो बॉक्स उगाइए इस प्रकार से, जो आप पहले स्लोग वाला बना रहे थे। खंड ए लगाना है और इसको बॉक्स के अंदर बंद करना है, पहली चीज। अब खंड ए में प्रश्न नंबर कौन सा है, पहला प्रश्न नंबर से खंड ए, तो नंबर 1 लगाना, केवल नंबर 1 लगाना है। फिर क्या आ गया, खंड ए आ गया। खंड ए में क्या करना है आपको, 10 ऑब्जेक्टिव पहले आएंगे। अब ये समस्या ये होगी सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे करनी है हमें। ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने का तरीका होगा आपको लंबी बनानी है सारणी कैसे बनानी है, लंबी। ये ऐसे बनानी है आपको बॉक्स, जो कक्षा आपने 8वीं बोर्ड के अंदर बनाया होगा पहले, इस प्रकार से आपको लंबी सारणी बनानी है। इस प्रकार से लंबी सारणी बनेगी जहां पर हम लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे, क्रम, प्रश्नों के क्रम, और यहां पर लिखेंगे उत्तर। यहां क्या लिख सकते हो आप, उत्तर लिखोगे आप, प्रश्न के क्रम यहां हो गए, यहां लिखना आपको उत्तराक्षर या उत्तर क्रम। अब पहला प्रश्न हो गया, बॉक्स लिख दो आप, दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है, तीसरा प्रश्न नंबर 4, नंबर 5, फिर नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10, ऐसा करना है। अब पहले प्रश्न का उत्तर आपने देखा, आप इनको इस संख्या में लिख सकते हो, क्योंकि एक तो यहाँ गया मेन प्रश्न नंबर, तो 1 से 10 तक के नंबर लगाने हैं, क्योंकि पहले प्रश्न में कितने प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्नों का आपको ऑब्जेक्टिव चारों, अब कई बच्चे क्या करेंगे, चारों ऑब्जेक्टिव फेयर कॉपी में लिखेंगे, नहीं लिखना है, केवल आपको सारणी बना के, जैसे आपको बोर्ड की कॉपी मिले, बोर्ड की कॉपी पेपर के 5-10 मिनट पहले मिलती है, 5-10 मिनट अगर पहले मिलती है तो क्या करना, आपको रोल नंबर भरने हैं, नाम, आपका नाम नहीं लिखना है, और आप दिनांक लिखिए, उसमें दिन लिखिए, सब्जेक्ट लिख लिए, सब कुछ लिख लीजिए, और ये सारणी बना के तैयार हो जाओ। पेपर मिले उससे पहले ही सारणी बना के तैयार होना है। इस प्रकार की सारणी बना लो 10 प्रश्नों की। अब आपको पहले पेंसिल का प्रयोग करना है। आप ऑब्जेक्टिव को देखो, पेंसिल से टिक करो, देखो, पेंसिल से टिक करो। 10 प्रश्न पूरे कंफर्म होने के बाद में अब आपने देखा कि पहले प्रश्न में जो उत्तर था वो सही हो रहा था। कौन सा सही हो रहा था, तो आप पहले में क्या भरोगे, स भरोगे,
और फिर कह रहा हूं कि ये सारणी पहले आप पेंसिल से भर लो। अरे सारणी किससे भरोगे? सारणी मतलब पहले पेंसिल से। अब कॉपी देनी है, उसके 10 मिनट पहले उसको पेन से भरना है। जब आपका पूरा 3 घंटे हो जाए, अब 15 मिनट बाकी रहे, तब इस सारणी को आप पेन से भर दो फिर वापस। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सारणी कभी भी, ये नहीं पेपर इजी आ गया तो आपने पेन से स्टार्ट कर दिया। ध्यान से सुन लेना सभी बच्चे, सारणी किससे भरना है? पहले पेंसिल से भरना है। कॉपी के अंदर भी सारणी पेंसिल से भरना है, या पेन से बना दो पूरा। इसका जो ढांचा है वो पेन से बना दो, सारणी पेंसिल से भरनी है। अगर आपने पेन से भर दिया से और उसके 5 मिनट बाद पता पड़ा इसमें आ रहा है दय, क्या आ रहा है इसमें, तुम इसको काटोगे और यहाँ क्या करोगे? दय। फिर उसके 3 मिनट बाद फिर आप बिल्कुल ऐसे घबरा गए और घबरा करके फिर लिखे इसमें दै नहीं आना चाहिए, बय आना चाहिए। फिर इसको काट करके बय करोगे। अब आप फिर घबरा गए, अब ये कहाँ लिखोगे? जगह नहीं बचेगी। और फिर आपने इतनी बार काटा पीटी कर दी और आपने यहाँ काट कर ए भी लिख दिया, तो कॉपी चेक करने वाला साफ साफ देखेगा कि आपने नकल की है। और आपने पेंसिल से भर दी तो जहाँ पर दय भरा था वहाँ पर स आना चाहिए था, तो आराम से रबड़ से साफ कीजिए, उसको काट करके वहाँ पर स कर सकते हैं। अरे समझ गए? विशेष ध्यान रखना, पहले सारणी किससे भरनी है? पेंसिल से। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर आप आराम से बढ़ते चलिए। दूसरे प्रश्न में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, 5वें में क्या, 10 प्रश्न पूरे कर दीजिए। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, बाद में कर लेना, क्योंकि 3 घंटे में कभी न कभी तो आएगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा। अरे है नहीं? तो कहीं न कहीं से आएगा, हवा चलती रहती है, तो पता नहीं कौन सी हवा में कौन सा झोंका आ जाए, कौन से प्रश्न का उत्तर भी आ जाए, तो आपको फिर बढ़ देना है। घबराना भी, क्योंकि ये 10 के 10 प्रश्न सब बच्चों के सही होंगे। अरे समझ गए? तो ये आपका कौन सा प्रश्न था? पहला प्रश्न है। तो पहले प्रश्न करने का तरीका आपका ये हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 से 11, प्रश्न नंबर 2 से 11 वो किस प्रकार से आएंगे, आपको किस प्रकार से करना है। प्रत्येक प्रश्न का करने का तरीका यही बताया जा रहा है। क्लास के अंदर बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा कि कौन सा प्रश्न कैसे करना है, सारा प्रश्न उतारना है नहीं उतारना है, कुछ भी नहीं। अब आप यहाँ क्या लिखोगे? अभी खंडाई चल रहा है, अभी तो खंडाई चल रहा है, हम खंडाई लिख रहे हैं। अब खंड में दूसरा प्रश्न, जो अगला प्रश्न है वो कौन से नंबर से कौन से नंबर तक है? 2 से 11 तक का। कौन से नंबर का है? 2 से 11 नंबर का। 2 से 11 नंबर का प्रश्न आएगा तो हमने जो खंड एक तो यहाँ लिख दिया हमने। अब दूसरा प्रश्न आएगा तो उसके सामने क्या लिखेंगे? 2। ये खंड तो ऊपर रह गया। खंड जैसे ही हमारा एबीसीडी पूरा हो गया तो लाइन खींच दो आप। एबीसीडी पूरे तो लाइन खींच देना। यहाँ लिखेंगे प्रश्न नंबर 2, नया लगाना है, प्रश्न लगाना उत्तर, केवल आपको 2 लगा के छोड़ना है। क्या लगा के छोड़ना है? 2 लगा के छोड़ना है। 2 और फिर 1 लाइन खाली छोड़ दो आप। 1 लाइन बिल्कुल खाली छोड़ना है। 1 लाइन 2 की दूसरे में क्या चीज आ गई? यहाँ पर बनाना आपको हेडिंग। 2 के सामने क्या बनाना है? हेडिंग। हेडिंग कितने लाइन में होगी? 4 लाइन में। हेडिंग क्या बनेगी? समय लेखनम। हेडिंग क्या बनेगी? समय लेखनम हेडिंग बनेगी। कितनी लाइन के अंदर बनेगी? 4 लाइन में। ये हेडिंग बना दो। यहां पर आपको लिखना क्या है? यहां पर आप ये लिख सकते हो 2 से 3। क्या लिखोगे आप? मतलब 2 से 3 जो प्रश्न है वो किसका आ रहा है? समय लेखनम का आएगा। ऐसे लिखना आपको नंबर 2 से 3। 2 लिख दिया, फिर 3, दोनों लिख करके यहाँ सारणी आ गई। अब सारणी के यहाँ पर क्या डालोगे वापस आप? दूसरा प्रश्न है, अंदर नहीं लाना है। ध्यान से देख लेना नंबर किस प्रकार से लगाना है। यहाँ दूसरा प्रश्न है, यहाँ क्या लगाना है? दूसरा प्रश्न है। अब ये आपकी अच्छी बात हो रही है, हो सकता है बोर्ड में घड़ी बनी हुई आए या घड़ी बनी हुई नहीं आए। अगर घड़ी बनी हुई बोर्ड में पेपर में आए तो वापस आपको कॉपी के अंदर घड़ी नहीं बनाना है, और अगर बनी हुई नहीं आए तो वैसे नहीं बनाना है। खालिस्तान भरने का आएगा। जैसे मान लीजिए खालिस्तान भरना आ गया कि राम है, फिर यहाँ रिक्त स्थान आ गया, फिर लिख गया यहाँ पर विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम गच्छति। इस प्रकार का पेपर में आएगा, विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाता है, और कोष्टक में लिखा गया यहाँ पर 7:15 लिखा गया। या घड़ी बड़ी हुई है तो उसके अंदर 7:15 बज रहे हैं। अब इस 7:15 का मतलब संस्कृत में क्या होता है? सपाद सप्तवादनी। तो इस खालिस्तान के अंदर हमें भरना है सपाद सप्तवादनी, सपाद सप्ते और वादनी। ये हमें पहले खालिस्तान भरना है, बाद में आगे की चीज लिखनी है, अंडरलाइन कर देना है। ये दूसरा प्रश्न है। 1 लाइन खाली छोड़ करके फिर क्या करना है हमें? तीसरा प्रश्न है। अरे समझ गए?
ध्यान रखना 2 से तीसरा प्रश्न कैसा आएगा, समय लेखनम का आएगा। तो ऐसे नंबर 2 से 3 लगाने हैं, इस प्रकार से उसकी हेडिंग भरनी है 4 लाइन के अंदर। जैसे आपको पहले हमारी पाठ्य पुस्तक के 4 श्लोक बना रहे थे वैसे। फिर आपको दूसरा नंबर लगाना है, राम है, इस वाक्य को पूरा पढ़ना है, समय इसमें लगा देना है और उसके अंडरलाइन भी करना है। फिर एक लाइन खाली छोड़ करके प्रश्न नंबर तीसरा। तो दूसरा और तीसरा प्रश्न आपका कौन सा आ गया, समय लेखनम का। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का, ये 1-1 नंबर का। तो 2 नंबर का क्या हो गया, समय लेखनम। समय लेखनम कितने नंबर का हो गया, 2। जैसे आप तीसरा प्रश्न करोगे, तीसरा प्रश्न करते फिर लाइन खींच देना। अरे समझ गए ना आप। इस प्रकार आपको समय लेखनम का प्रश्न करना है 2 से तीसरा। फिर प्रश्न नंबर, चलो आप 2 से 3 हमने कर लिया, इसके बाद हम आगे चलेंगे तो आगे वाला प्रश्न किस हिसाब से करेंगे ये भी हमें अभी देख लेना है। पूरे 28 प्रश्न कैसे करने हैं, पूरा तरीका क्लास के अंदर बताने का बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम था वो पूरा लॉकडाउन में निकल चुका है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 से 6 वाक्य शुद्धि कहेगा, वाक्य शुद्धि, हाँ, वाक्यों को शुद्ध करना। प्रश्न नंबर 4, 5, 6 तो 3 प्रश्न हो गए। तो वही हमारी हेडिंग वैसे रहेगी, क्या लिखेंगे हम फिर 4, 5 और 6 3 लाइन में लिखेंगे। घबराना मत, 3 लाइन में लिख रहे हैं, हेडिंग कितने लाइन के अंदर बनाएंगे, 4 लाइन में। 4 लाइन में बॉक्स बनाइए। लेकिन इसके पहले एक चीज और, अभी तो 11 बे पार्ट चल रहा है, अभी तो ए पार्ट चल रहा है। क्या बनाएंगे इसकी हेडिंग, क्या बनाएंगे हम, वाक्य शुद्धिकरणम। क्या बनाएंगे, वाक्य शुद्धि, इसकी हेडिंग बनेगी वाक्य शुद्धिकरणम। 4 लाइन के अंदर हेडिंग बनेगी वाक्य शुद्धिकरणम। ये आप इस प्रकार से बॉक्स के अंदर हेडिंग बनाओगे, डालोगे। चलो जी, हो गया काम इसका। अब प्रश्न नंबर यहां उतारेंगे कौन सा, 4 नंबर का प्रश्न है। कौन सा प्रश्न उतारेंगे, 4 नंबर का प्रश्न आ गया। इसमें करना क्या है हमें, इसके अंदर पहले हमें वाक्य पूरा उतारना है, पहले पूरा वाक्य लिखना है। अब मान लो वाक्य आ गया, जो लिख रहा हूं बोर्ड में, कैसा प्रश्न वाक्य आ गया, वाक्य आ गया श्याम है नेत्रात् काणः अस्ति। श्याम है नेत्रात् काणः अस्ति। इस वाक्य का शुद्धिकरण करना है, और शुद्धिकरण जहां से करना है वहां पर अंडरलाइन भी बोर्ड देगा। जहां से शुद्धिकरण करना है वहां से बोर्ड क्या देगा, अंडरलाइन भी देगा। मतलब ये वाक्य यहां से गलती है, इसको शुद्ध करके फिर लिखना है। तो शुद्धिकरण में क्या होगा इसका वाक्य का, नेत्रेण। तो आप शुद्धिकरण करके वापस यहां लिखोगे नीचे, इसके नीचे लिखना आपको श्याम है नेत्रेण काणः अस्ति। काणः क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, अंग विकार। और अंग विकार के में कौन सी विभक्ति आती है, कौन सी विभक्ति आती है, तृतीय विभक्ति आती है। इस प्रकार से चौथा प्रश्न पूरा हो गया आपका, कर सकते हो। लेकिन अब जैसे चौथा प्रश्न हो गया तो एक लाइन खाली छोड़ना है। अब फिर नंबर 5 का लगाएंगे यहीं पर। यहाँ 5 मत लगा दिएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर 4, 5, 6 तो यहाँ लगा दिया पहले ही से। ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, फिर एक लाइन छोड़ेंगे प्रश्न नंबर 5 का उत्तर, फिर एक लाइन छोड़ेंगे प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। तो वाक्य शुद्धि कितने नंबर की हो गई, 3। कितने नंबर की हो गई, कर सकते हो इसे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि जहां पर अशुद्धि है वहां पर बोर्ड अंडरलाइन देगा, बोर्ड अंडरलाइन देगा। नहीं है तो फिर आप देखो ना वाक्य। अब मान लो यहाँ अंडरलाइन नहीं है तो आप पहचान लो वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है। अशुद्ध दिख रहा है क्योंकि आपने विभक्ति प्रयोग पहले पढ़ लिए हैं, तो आपको वाक्य बिल्कुल क्या दिख रहा है, अशुद्ध दिख रहा है। अरे क्या दिख रहा है। प्रश्न नंबर कितना हो गया, 4 से 6। प्रश्न नंबर 4 से 6 हो गया। प्रश्न नंबर 4 से 6 हो गया। अब प्रश्न नंबर चलते हैं हम 7 में। 7वां प्रश्न में क्या आएगा, किस आएगा। प्रत्येक प्रश्न ध्यान रखना कितने नंबर का आ रहा है, किस प्रकार से बोर्ड में करना है, कॉपी में कैसे करना है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। प्रश्न नंबर कौन सा है, 7 से 8। मतलब प्रश्न नंबर 7वां और 8वां क्या आ रहा है। तो यहां पर वर्ड डालेंगे, हेडिंग वापस कौन सी, 7 और 8। हेडिंग कितने लाइन के अंदर बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे 4 लाइन में, और 4 लाइन के अंदर बना करके क्या लिखेंगे, वाच्य परिवर्तनम। अरे क्या लिखेंगे, वाच्य परिवर्तनम। ये हमने लिख दी वाच्य परिवर्तनम। इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए। ये हमने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। क्लियर है ये। अब यहां लगाएंगे नंबर कौन सा, 7। क्या लगाएंगे,
7 नंबर का वाक्य आ गया। अब वाच्य परिवर्तन में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप कर्मवाच्य बनाओ, भाववाच्य बनाओ या कृतवाच्य बनाओ। यह तो हमें पहचानना होगा कि हमें वाच्य बनाना कौन सा है। यहां लिखा आ गया रामेण, और रामेण यहां आ गया, रामेण के बाद में जयपुरम, क्या गया जयपुरम, और यहां आ गया वसती। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि जो वाच्य है ये वाच्य कौन सा हो गया, रामेण जयपुरम। राम है कर दो, उसका वाच्य बदलेंगे हम, कृतवाच्य बना देते हैं। राम है जयपुरम वसती, राम जयपुर में रहता है, या जयपुरे कर दे तो आधार वर्ग में हम सप्तमी कर देते हैं जयपुरे। अब इसका वाच्य बनाना है तो ये तो इसमें कर्ता हो गया, कर्म यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि कर्म तो यह तो स्थान हो गया, तो आधार में सप्तमी आ गई, ये बस्ती। तो इसका हम कौन सा वाच्य बनाएंगे, कर्म वाच्य। अरे कौन सा वाच्य बनाएंगे, यहाँ बनाना है हमें, रामेण की जगह रामेण आ जाएगा, जयपुरम जयपुरे की जगह जयपुरी हो जाएगा क्योंकि चेंज नहीं होगा ये तो। और वह का होता है हमेशा ऊ, और उके कर दिया हमने उष्यते। जो वाच्य पढ़ा उस हिसाब से देख लेना आप क्या बनेगा इसका। वह की जगह वो बन जाता है वाच्य के अंदर। जयपुरे में कर्म है ही नहीं, यहाँ पर यहाँ आधार है इसलिए सप्तमी आ गई, सप्तमी की सप्तमी। अगर यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति आती तो वहां पर प्रथमा व्यक्ति हो जाती। रामे की क्या बन गई, रामेण। जयपुरे आधार है तो कोई चेंज नहीं होगी, वस्ती में वह का हो जाएगा ऊ और बन जाएगा उष्यते। इस प्रकार से जो वाच्य था कौन सा, 7वां। इसी प्रकार से वाच्य कौन सा, एक लाइन छोड़ के कौन सा बनाएंगे हम, 8वां वाच्य बनाएंगे। ध्यान रखना अब ये वाच्य नंबर 7 है, पहले वाच्य पूरा उतारना है फिर वाच्य का उत्तर लिखना है। अब कई बच्चे सीधे उत्तर लिखेंगे तो जब बार बार में उत्तर लिखते हो तो कॉपी चेक करने वाले को बहुत मुश्किल होती है कि प्रश्न कौन सा दिया मैंने, इसलिए आपको ये उतारना है फिर उत्तर उतारना है, फिर प्रश्न नंबर 8 लिखना है, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर भी उतार लेना है। ये हो गया आपको प्रश्न नंबर 7 और 8। कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का। अरे कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का हो गया। तो 2 नंबर का कौन सा प्रश्न है, वाच्य। 2 नंबर का कौन सा प्रश्न है, वाच्य। तो वाच्य बोर्ड ने कितने नंबर के कर दिया भाई, 2 नंबर के कर दिए, जो पहले 3 नंबर के हो रहे थे। और वाच्य करने का तरीका है ये मैंने बता दिया किस प्रकार से आपको हेडिंग बनानी है, ताकि बोर्ड वाला खुद समझ जाए, चेक करने वाला कि बच्चे ने वाच्य कर रहा है। नहीं आप ऊपर बना रहे हो हेडिंग और नीचे कर रहे हो समय लेखनम, तो फिर न तो आपको नंबर मिलेंगे समय लेखनम में और न मिलेंगे वाच्य में। हेडिंग जिसकी बनाओगे वही उसका उत्तर करना है। प्रश्न नंबर 7 और 8 हो चुका। प्रश्न नंबर कौन सा है, 9 से 11। प्रश्न नंबर 9 से 11 का प्रश्न क्या रहा है, अभी ए पार्ट चल रहा है, ध्यान रखना अभी ए पार्ट में चल रहे हैं हम। 9, 10 और 11 कितने प्रश्न हो गए, 3। कितने नंबर के हो गए, 3। इसकी हेडिंग क्या बनेगी, इसकी हेडिंग बनेगी अव्यलेखनम। क्या बनेगा, अव्यलेखनम। ये अव्यलेखनम खालिस्तान में आएंगे आपके। ये प्रश्न कैसे आएगा, खालिस्तान। इसका बॉक्स बना नहीं आएगा, इसका खालिस्तान बनाएगा। दूसरी बात एक और, लगभग 90% चांस है कि अव्यलेखनम आपकी किताब के पाठों में से आएगा। कहां से आएगा, किताब के पाठों में से आएगा। तो इसका प्रश्न नंबर कौन सा है, 9। 9वां प्रश्न आ गया, मान लीजिए ग्रामात, फिर ग्रामात के बाद खालिस्तान दे दिया और फिर यहां कर दिया बालक है और यहां लिख दिया गच्छति। यहां क्या लिख दिया, गच्छति। अब यहां पर इसने दे दिया, एक तो दे दिया प्रति, एक इसने दे दिया अपि, और एक इसने दे दिया, क्या दे दिया, वही है। इन 3 में से एक भरना है यहां पर। ऐसा प्रश्न आएगा 9वां, 10वां और 11वां। अब जैसे हम पूरा इसको कर देंगे तो एक लाइन खाली छोड़ना है, फिर 10वां, फिर एक लाइन खाली छोड़ना, फिर 11वां। अब बताइए कि ग्रामात, फिर आ गया खालिस्तान आ गया, फिर बालक गश्ती, तो प्रति अपि बही, तीनों में से क्या आएगा, तीनों में से क्या आएगा, बही। अरे प्रति के योग में द्वितीय व्यक्ति आती है, लेकिन बही के योग में कौन सी व्यक्ति आती है, पंचमी। ग्रामात बही, बालक गश्ती, गांव से बाहर बालक है, तो इनमें से सही कौन सा हुआ, तो आप यहाँ खालिस्तान के अंदर क्या भरोगे, वही है। अरे समझ गए, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि नंबर कटने के चांस अब ज्यादा हो गए, पहले नहीं थे। इसी प्रकार दूसरा खालिस्तान आएगा, उसमें 3 ऑप्शन होंगे, 3 में से आपको एक भरना है। उसी प्रकार चौथा 11वां नंबर का आएगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न कौन सा आएगा, अव्यलेखनम। समझ गए ना आप, पहले अव्यलेखनम कैसे आते थे, 3 खालिस्तान आ गए और एक बॉक्स बना गया, उस बॉक्स में 4 होते थे।
या 5 होते थे, उन 5 में से आपको 3 भरने पड़ते थे। अब एक खालिस्तान और एक के लिए 3-3 दे दिए। आराम से इनको देख करके सोच समझ के भरना है। और ये भी कब भरोगे, जब आपको विभक्ति प्रयोग सही से आते होंगे तो, क्योंकि बही के अंदर कौन सी विभक्ति आती है, पंचमी, तो इसमें क्या भरेंगे हम, बही भरेंगे। ये प्रश्न नंबर आपका कौन सा था, 9, 10, 11। इस प्रकार का प्रश्न कौन सा आएगा, अवलेखनम का। अरे कौन सा आएगा, अवलेखनम का। अवलेखनम का प्रश्न कितने नंबर का हो गया, 3 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का आ रहा है, 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न आ रहा है। तो कुल मिलाकर के प्रश्न हो गया आपकी कितने नंबर का, 3 नंबर का प्रश्न हो गया। आगे चीज, आगे अगला वाला प्रश्न आ रहा है 9, 10, 11 के बाद प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है। तो प्रश्न नंबर जो 12 होगा इसका केवल हमें प्रश्न नंबर 12 लगाना है, प्रश्न नंबर 12 लगाना। और इसकी हेडिंग क्या बनेगी, हेडिंग क्या बनेगी, संधि लेखनम। क्योंकि प्रश्न हाँ पहले लिखना खंड, ऊपर क्या लिखेंगे, खंड ब, ऊपर क्या लिखेंगे पहले, जो खंड ए था इतनी देर, अब वो खंड जाकर के क्या बन गया, यहां ध्यान रखना पहली चीज में, ये खंड ब में स्टार्ट हो गई। खंड ब स्टार्ट कहां से हो रहा है, 12 से। 12 से कितने प्रश्न होंगे, 12 से 19। तो यहां डाल दीजिए आप, या इसके पास में डाल सकते हैं हम, खंड ब कहां से कहां तक हो गया, 12 से 19। ऊपर इसके पास में डाल दीजिए, इधर डालो 12 से 19 बड़े बड़े डाल दो, ताकि मालूम पड़ जाए कि 20 नंबर होते हैं, हम खंड से स्टार्ट कर देंगे। ये डालेंगे, पहला हमने लिख लिया खंड ए, तो वहां से हम क्या डालेंगे, 1 से 11। खंड ब स्टार्ट कर रहे हैं तो कहां से कहां तक हो रहा है, 12 से 19। यही डाल दो, मोटे मोटे अक्षरों में डाल दो। हेडिंग क्या बनाएंगे, संधि लेखनम। तो जो प्रश्न नंबर 12 आएगा वो भी संधि लेखनम आएगा, और जो प्रश्न नंबर 13 होगा वो संधि लेखनम आएगा। 2 प्रश्न है इसमें। तो आपके क्या आएगी, संधि, उसका विच्छेद करना है और नाम लिखना है। तो प्रश्न नंबर 12 है, तो 12 का कौन सा हो गया, पहला। 12 का कौन सा हो गया, इस पहले। दूसरी बात एक और, संधि कौन सी आ रही है, केवल विसर्ग। संधि कौन सी आ रही है, केवल विसर्ग संधि आ रही है। अब मान लीजिए यहां संधि आ गई, पहले आपके बहिरागत है, ऐसा प्रश्न आएगा। और फिर एक लाइन खाली छोड़ेंगे, फिर आएगा प्रश्न नंबर 2। ये 2 पार्ट, 12 प्रश्न के 2 पार्ट है, 2 नंबर के। यहां आ गया बहिरागत है, और फिर यहां आ गया आपके इतस्तत है। क्या गया, इन दोनों का संधि विच्छेद करना है पहले, फिर संधि का नाम भी लिखना है। पहले क्या करना है, संधि विच्छेद, फिर क्या करना है, संधि का, इधर भी संधि विच्छेद, संधि का नाम। तो बहिरागत की संधि विच्छेद क्या हो गया, बही है धने आगत है, बही है धने कर दिया आपने। अब संधि का नाम क्या होगा, रुत्व विसर्ग संधि। संधि का नाम क्या होगा, रुत्व विसर्ग संधि। पूरा लिखना है, पूर्ण विराम भी करना है। इस प्रकार से आपको दोनों संधियां करनी है। अरे समझ गए, एक लाइन बीच में खाली छोड़ना है, फिर पूरी लाइन छोड़ देना। ये 12वां प्रश्न पूरा हो गया। 13वां प्रश्न भी कौन सा है, संधि। उसकी हेडिंग दोबारा नहीं बनानी है, हेडिंग एक बार बनाएंगे। अब दूसरा प्रश्न, 13वां प्रश्न कौन सा आ गया, संधि लेखनम ही है, लेकिन हेडिंग एक बार बनाएंगे हम, केवल 12वें की, क्योंकि 13वां प्रश्न भी संधि लेखनम है। और उसमें क्या लिखाएगा, संधि विच्छेद। और उसमें क्या लिखाएगा, तो हमें उसका क्या बनाना है, संधि बनाना है, और उसका नाम भी लिखना है। संधि बना करके उस संधि का नाम लिखना है। तो मान लो प्रश्न नंबर की हेडिंग तो केवल एक बार ही बनानी है हमें, 12वें प्रश्न की हेडिंग केवल एक ही बार बनानी है। और 12वें प्रश्न की हेडिंग बनाने के बाद में हमने प्रश्न नंबर 12वां कर दिया। अब प्रश्न नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, 13वां कर रहे हैं। 13वां भी संधि है। अब 13वां प्रश्न का कौन सा, पहला। 13वें के पहले में आ गया आपका, ये लिखा गया, इसमें क्या रहा, विच्छेद आ रहा है, यस है धने गानम, यस है धने गानम, ये आ गया। एक लाइन खाली छूटेगी, फिर आएगा नंबर 2। तो यशोधन गानम की संधि क्या बन गई, यहां लिखेंगे यशोगानम। इसका नाम क्या होगा, उत्व विसर्ग संधि। अरे समझ गए, ये प्रश्न कौन सा हो गया आपका, 13वां। 2 प्रश्न आएंगे, एक लाइन बीच में खाली छोड़ना है। 12वां 13वां प्रश्न पूरा हो चुका आपका। प्रश्न नंबर कौन सा आएगा, 14 नंबर। 14वें नंबर के प्रश्न में क्या दे रहा है, देखो आप, प्रश्न नंबर 14 नंबर के प्रश्न में आपका आएगा समास। क्या आएगा, समास। प्रश्न नंबर कौन सा, 14। और प्रश्न नंबर 15। पहले समास आपके 3 नंबर के थे, अब हो गए 4 नंबर के।
पहले कितने नंबर के थे? 3 नंबर के थे, और अभी कितने नंबर के कर दिए? 4 नंबर के। हेडिंग क्या बनेगी? समास लेखनम। हेडिंग क्या बनाएंगे इसकी? हेडिंग बनाएंगे समास लेखनम। वही 4 लाइन के अंदर हमें हेडिंग बनानी है, बिल्कुल समास लेखनम की। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 14 का पहला और 14 का दूसरा, बीच में एक लाइन खाली छोड़नी है। समास लेखनम के अंदर पहले क्या आएगा? समास। पहले क्या आएगा? उसका क्या करना है? विग्रह है। क्या करना है? और समास का नाम भी लिखना है। समास का नाम तो क्या लिखोगे? एक ही समास बच्चा है, अव्ययीभाव। तो आधा नंबर तो आपका, आधा नहीं, कितने नंबर फिक्स हो गए आपके? 2 नंबर फिक्स हो गए। अरे समास कितने आ रहे हैं? 4 है, तो 4 में नंबर कितने के हो गए? 2 नंबर तो फिक्स हो गई। संधि फिक्स होगी? नहीं, संधि फिक्स नहीं है। संधि में तो सत्व भी है, उत्व भी है, रुत्व भी है और लोभ भी है। 4 संधियां, 4 ही भेद हैं, संधि का नाम नहीं है। हाँ, विसर्ग संधि है, लेकिन विसर्ग संधि का नंबर कोई नहीं देगा आपको। संधि विसर्ग में भी कौन सी है तब नंबर आएगा, लेकिन समास के अंदर समास कौन सा है? अव्ययीभाव। ठीक है। अब प्रश्न नंबर आपके कौन सा हो गया? ये 14 और 15। 14वां समास आएगा और 15 विग्रह हो जाएगा। ठीक है। उस विग्रह का वापस क्या बनाना है? समास बनाना है और नाम भी लिखना है। अब प्रश्न नंबर आ गया 16, 17। कौन सा प्रश्न आ गया? 16। प्रश्न नंबर 16 और 17। प्रश्न नंबर 16, 17 में क्या चीज आ रही है? देखो आप, प्रश्न नंबर 16, 17 में क्या चीज आ रही है? यहां लिखेंगे प्रश्न नंबर 16 और प्रश्न नंबर 17 है, और इसकी हेडिंग क्या बनेगी? विभक्ति तत्कारणम। इसकी हेडिंग क्या बनेगी? विभक्ति तत्कारणम। विभक्ति तत्कारणम, ये बन गई इसकी हेडिंग। ठीक है। इसकी हेडिंग 4 लाइन के अंदर बना करके लिखना है हमें। और इसके प्रश्न कितने पार्ट में आ रहे हैं? 4 पार्ट में आ रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले पहला पार्ट करेंगे, तो पहला पार्ट कैसे करेंगे? देखो आप, यहां पर केवल 16, 17 लिख के छोड़ना है। इस 16, 17 में 4 पार्ट है। इसका इधर 16 अलग नहीं आएगा, 17 अलग नहीं आएगा। 16 और 17 में 4 पार्ट दे दिए इसने। पहला पार्ट जैसे हम पहले करते हैं वैसे होगा। पहले विभक्ति तत्कारणम कितने नंबर का था? 3। अब कितने नंबर का कर दिया है? 4। कितने नंबर का कर दिया? 4 नंबर का कर दिया है। इस 16, 17 नंबर के प्रश्न में 4 पार्ट आ रहे हैं। समझ गए आप? 16 और 17 नंबर, एक एक नंबर के 4 प्रश्न आ गए। पहले हमें प्रश्न उतारना है, उसके नीचे लिखना है। तो प्रश्न आ गया, मान लीजिए स, यहां लिख दिया हमने, पेपर में आया देवालयम, फिर आ गया प्रति, फिर आ गया गच्छति। स देवालयम प्रति गच्छति। तो देवालयम में कौन सी विभक्ति? इसका उत्तर में यहां से स्टार्ट कर देना है। पहले तो कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? फिर कोमा कर दीजिए। क्या कारण है? प्रति शब्द से योगी। क्या कारण बताएंगे? प्रति शब्द से योगी। तो इस प्रकार इसकी कितने पार्ट आएंगे? 4। प्रत्येक पार्ट के बीच में एक एक लाइन खाली छोड़ते जाना है। अरे समझ गए? ये प्रश्न कितने नंबर का हो गया? 4 नंबर का प्रश्न है। 16 और 17 दोनों प्रश्न मिलाकर के 4 नंबर के हो गए। कितने नंबर के हो गए? 4 नंबर के हो गए। अगला प्रश्न नंबर कौन सा रहा है? 18वां नंबर का प्रश्न है। कौन से नंबर का प्रश्न है? 18 नंबर का प्रश्न है। 18 नंबर का प्रश्न क्या आ रहा है? प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करना। क्या रहा है? प्रकृति प्रत्यय अलग। हाँ, इसकी हेडिंग ये 2 प्रश्न आएंगे, 18वां 19वां। तो पहले लिख रहे हैं कौन सा प्रश्न है? 18वां। 18वां प्रश्न की हेडिंग क्या बनेगी? प्रत्यय लेखनम। क्या बनेगा? प्रत्यय लेखनम। हेडिंग एक बार बनेगी, क्योंकि प्रश्न नंबर 18 कौन सा है? प्रत्यय लेखनम, और प्रश्न नंबर 19 भी कौन सा है? प्रत्यय लेखनम। हेडिंग एक बार बनानी है केवल 4 लाइन में हमें। अब प्रत्यय लेखनम पहला क्या आ गया? पहला आ गया आपके प्रकृति प्रत्यय मिलाना। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न आ गया, यहाँ लिख दो मैं नंबर 1, और यहाँ लिखा आ गया एक वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य के अंदर हमें भरना है। तो मान लीजिए यहाँ लिखा है बालिका या बालक है, बालक है, यहाँ गया खालिस्तान है, यहाँ लिख गया कार्यम, कार्यम, और यहाँ गया करोति। क्या गया? और इधर कोष्टक में इसने दे रखा है हर्षधन क्षत्रि, हर्षधन। इस दोनों को मिलाकर के यहां भरना है। तो बालक यहाँ पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग के अनुसार यहां पर आएगा। तो हर्षधन क्षत्रि क्या होता है? हसन। क्या होता है? हसन। बालक हंसता हुआ कार्य को करता है। इस प्रकार से 2 प्रश्न आएंगे, तो एक एक लाइन छोड़ छोड़ के हमें करना है।
यहाँ पे पहला नंबर, एक लाइन खाली छोड़ दो, यहाँ पर दूसरा नंबर। अगला प्रश्न कैसा आएगा? प्रश्न नंबर 19वां। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ये प्रत्यय दिया हुआ है, मान लो ये प्रत्यय दिया हुआ है, तो हमें पूरा खालिस्तान नहीं उतारना है। 19 नंबर के प्रश्न में पूरा खालिस्तान नहीं उतारना है। खालिस्तान में जहां पर अंडरलाइन कर रखी है, ध्यान देना इस प्रश्न पर आप। अरे इस 19 नंबर के प्रश्न में क्या करना हमें? 19 नंबर के प्रश्न में क्या करना है? हमें प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करना है। प्रकृति प्रत्यय तो क्या करेंगे हम? जहां अंडरलाइन दी हुई है जिसको अलग अलग करना है, हम केवल वही लिख के आएंगे। हम केवल तो मान लो अंडरलाइन बालक है, पितरम सेव माने है कार्यम गुरुति, बालक पिता की सेवा करता हुआ कार्य, और अंडरलाइन दे दी उसमें सेव माने है पे। अंडरलाइन कहाँ दे दी? तो हम यहाँ क्या लेके आएंगे? केवल सेव माने लेके आएंगे। यहाँ पर बस केवल क्या लेके आएंगे? सेव माने है, इसको अलग अलग करना है। तो सेव माने में धातु कौन सी है? सेव, और प्रत्यय कौन सा है? सानच। बस ऐसा करना है। फिर नंबर दूसरा, फिर दूसरा ले आओ। दूसरे में क्या आ गया? दूसरे के अंदर मान लीजिए आ गया यहाँ पर लौकिक है। क्या आ गया? लौकिक है। तो लौकिक का विग्रह क्या होता है? शब्द कौन सा है? लोक। शब्द कौन सा है? और प्रत्यय कौन सा है? ठक। कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है। बस इसको अलग अलग करना है। सामाजिक में शब्द कौन सा है? समाज। प्रत्यय कौन सा है? ठक। समझ गए ना? तो दो प्रश्न ऐसे आएंगे, दो प्रश्न समास को बनाने वाले आएंगे, दो प्रश्न प्रकृति प्रत्यय मिलाने वाले आएंगे 18वां, और प्रकृति प्रत्यय तोड़ने वाला आ गया 19। ये प्रश्न नंबर कौन सा था? 19। अब खंड कौन सा आ गया? खंड कौन सा आ गया? खंड से आ गया। खंड कौन सा आ गया? खंड से में प्रश्न नंबर कहां से कहां तक आ रहे हैं? देखो खंड समय 20 से 23। अरे 20 से 23 प्रश्न है। 20वां, 21वां, 22वां और 23वां। कितने प्रश्न हो गए? 4 प्रश्न हो गए। 4 प्रश्न कौन से खंड में? स खंड में। तो यहां में लिखना है खंड स। प्रश्न नंबर कौन से कहां तक हो गए? 20 से 23। खंड कौन सा है? खंड स। और प्रश्न नंबर 20 से, तो यहां लिख दो 20 से 23। ठीक है ना? 20वां प्रश्न कौन सा आ रहा है? तो 20वां प्रश्न आ रहा है आपके प्रश्नोत्तर। 20वां प्रश्न क्या गया? प्रश्नोत्तर। इसमें भी आपको बड़ी खुशी हो रही है। कैसे? पहले आपके कुल प्रश्न आ रहे थे कितने? 8, और 8 में से कितने करने थे? 6। कितने करने थे? इसकी हेडिंग क्या बनानी है? प्रश्न नंबर कौन सा? 20वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है ये? 20वां प्रश्न है। हेडिंग क्या बनेगी? प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तराणी। हेडिंग क्या बनेगी इसकी? प्रश्नोत्तराणी इसकी हेडिंग बन जाएगी। तो यहाँ हेडिंग डालनी है प्रश्नोत्तराणी। हेडिंग क्या बनानी इसकी? प्रश्नोत्तराणी। ये इसकी हेडिंग बना देंगे प्रश्नोत्तराणी। हेडिंग बन गई प्रश्नोत्तराणी। 4 लाइन के अंदर बढ़ाएंगे। अब इस 20वें नंबर के प्रश्न में कितने प्रश्न आ रहे हैं? कुल 8। कितने आ रहे हैं? और 8 में से करना कितने? केवल 4। 8 में से कितने करना है? 4। पहले 8 में से 6 करने थे, अब 8 में से कितने करने? केवल 4 प्रश्न करने हैं। इनके अंदर प्रश्न दोबारा नहीं उतारना है। प्रश्न दोबारा, मान लीजिए 20वें प्रश्न में कितने प्रश्न आएंगे? 8। अरे 20वें में कितने आएंगे? 8 जगह पहला का उत्तर आपको नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 8 प्रश्नों को पढ़ लो। 8 प्रश्नों को पहले पढ़ना है। अब मान लो पढ़ने के आपको मान लो 8 के उत्तर सही आ रहे हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूज है। 3 के आंसर में कुछ क्या हो रहे हैं? कंफ्यूज। लेकिन 5 के प्रश्न बहुत अच्छे आ रहे हैं। अरे समझ रहे होगे? अब आपको पहले प्रश्न में उत्तर में कंफ्यूज हो, और पहले का उत्तर लिख दिया आपने, कंफ्यूज वाला लिख दिया। दूसरे का उत्तर बढ़िया आ रहा है, तीसरे का उत्तर बढ़िया आ रहा है, चौथे का बढ़िया आ रहा है, 5वें का बढ़िया आ रहा है, 6ठे का बढ़िया आ रहा है। जो कंफ्यूज वाला पहले लिख के बैठ गई। तो पहले क्या करने हैं? प्रश्न के उत्तर पढ़ने हैं। अब आपको पहले का उत्तर नहीं आ रहा है, दूसरे का बढ़िया आ रहा है, तो यहां पर क्या लगाओगे? नंबर 2, और दूसरे का उत्तर लिखना है। समझ गए? प्रश्न नहीं उतारना है, नंबर 2 लगाइए। नंबर तो लगा दिया 1, और उत्तर लिख रहे हैं दूसरे का। ठीक है? 1 लाइन खाली छोड़ दो। तीसरे का उत्तर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे का नहीं आ रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं। 5वें का आ गया, नंबर लगा दो 5वें का उत्तर। 6ठे का आ गया, 6ठा लगा दो। 7वें का 7वां लगा दो। बस जो उत्तर आपको बहुत बढ़िया। दूसरी बात एक और, ये उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं।
उत्तर कैसे देने? पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। स्वामी केशवानंदस्य बाल्यकाले किम नाम आसीत्? क्या नाम था? बीरमा। कर सकते हैं? तो स्वामी केशवानंद से बाल्यकाले नाम बीरमा आसीत्। अरे कर सकते हो? कर सकते हो आप? अकबर से या प्रतापस्य सह, प्रताप के साथ मुख्य युद्ध कस्मिन् स्थाने भवत्? तो लिखोगे आप प्रतापस्य मुख्य युद्धम, प्रताप का मुख्य युद्ध कहाँ हुआ था? हल्दी घाटे स्थाने भवत्। उत्तर लिखना है पूरा। कर सकते हो 20वां प्रश्न? कितने प्रश्न आएंगे 20वें में? 8। अरे 20वें में कितने आएंगे? 8 में से करने कितने? 4 वो करने जो आपको सबसे अच्छे आते हो। अरे कर सकते हो गए? आराम से। आपके नंबर कितने हैं? 4 में से 4। कितने नंबर आएंगे? उत्तर पूरा लिखना है, राइटिंग के साथ लिखना है। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 का नंबर लगा दिया हमने ये, और 21 का लगाते मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया देख लो आप। संकेत। क्या लगा दिया मैंने? संकेत लगा दिया है। क्या लगा दिए? संकेत। तो ये प्रश्न कौन सा आ रहा है आपके? गद्य अनुवाद। क्या रहा है? गद्य का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद सबको आता है। पहला पॉइंट संकेत, दूसरा पॉइंट शब्दार्थ, दूसरा पॉइंट कौन सा? शब्दार्थ, और तीसरा पॉइंट है प्रसंग। तीसरा पॉइंट कौन सा है? चौथा पॉइंट है अनुवाद। पांचवा पॉइंट है विशेष। ये जो 21वां नंबर का प्रश्न आएगा, इसमें अथवा में क्या चीज आ रही है? अथवा में आ रहा है आपके नाटक। अथवा में क्या आ रहा है? नाटक आएगा। एक गद्यांश, अथवा में एक नाटक। अरे समझ गए? कितने नंबर का आएगा ये? 4 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 4। एक चीज और बता दूं कि प्रश्न नंबर 22 में गद्यांश आ रहा है। अरे 22 में क्या आ रहा है? 22 में गद्यांश आ रहा है, उसका भी हिंदी अनुवाद करना है। 22वां प्रश्न में भी गद्यांश आ रहा है, उसका भी हिंदी अनुवाद करना है। उसी के पॉइंट 5 होंगे, और उसी के अथवा में एक नाटक और आ रहा है। आपकी किताब में कितने नाटक हैं? 2। कौन कौन से? एक तो जम्बस्व सिंह दंतास्ते गणेश से पार्ट नंबर 4 है। एक है स्वदेशम कथम रक्षे महाराणा प्रतापल नाटक है। तो 2 नाटक हैं और 2 ही अथवा के प्रश्न आ रहे हैं। दोनों नाटक इनमें आ सकते हैं। अथवा में हो सकता है एक नाटक 2 बार आ जाए, लेकिन 21वें प्रश्न के अथवा में नाटक आ रहा है, 22वें के अथवा में नाटक है। 21वें प्रश्न का क्या करना है? हिंदी अनुवाद, और 22वें का क्या करना है? हिंदी अनुवाद। समझ गए? 23वां प्रश्न क्या रहे हैं? 23वां प्रश्न आ रहा है आपके श्लोक की व्याख्या। 23वां प्रश्न क्या रहा है? यहाँ नंबर लगा देंगे हम 23। जो कौन से पार्ट का? से पार्ट का अंतिम प्रश्न है। क्या लगा दिया हम? नंबर 23। अब 23वें प्रश्न में क्या आ रही है? व्याख्या। श्लोक की हिंदी व्याख्या। अरे श्लोक की कौन सी व्याख्या? पेपर में लिखा होगा कि निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद करो। पेपर में क्या लिखा होगा? हिंदी में अनुवाद करो। आपको अनुवाद नहीं करना है, उसकी व्याख्या करनी है। ये नहीं आप पेपर के अंदर पढ़ लो अनुवाद करो, तो अनुवाद ही करके आ जाओ। श्लोक की क्या होगी? हिंदी में होगी, संस्कृत में होगी? हिंदी व्याख्या करनी है। और हिंदी व्याख्या के पॉइंट कितने हैं? 6 पॉइंट। कितने? नाटक आपने गद्य पढ़ा तो गद्य के पॉइंट कितने थे? 5। एक पॉइंट कौन सा बढ़ गया? अन्वय बढ़ गया। कौन सा बढ़ गया? अन्वय बढ़ गया। समझ गए? ये आपका खंड कौन सा हो गया? से। खंड कौन सा हो गया? अब हम चलते हैं खंड द में। खंड कौन सा है? खंड द। खंड द में ये आ गया आपका खंड कौन सा? खंड द आ गया। और खंड द में प्रश्न कौन कौन से हैं? 24 और 25। 2 प्रश्न है केवल। 24 और 25 2 प्रश्न आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं? खंड द में। तो 24वां प्रश्न क्या रहा है? 24वां प्रश्न आएगा अपठित गद्यांश। 24वां प्रश्न क्या रहा है? जो आपको नोट्स दे रखे हैं उनको ढंग से पढ़ना है। अपठित गद्यांश का मतलब होता है जो गद्यांश पढ़ा हुआ नहीं है, जो आपकी किताब में नहीं है। आपने 7th 8th के अंदर पढ़ लिया होगा, पता नहीं, लेकिन 10th की किताब में वो गद्यांश नहीं होगा। ऐसा गद्यांश आएगा। और उस गद्यांश का पहला प्रश्न क्या होगा? शीर्षक बताओ। क्या होगा? शीर्षक। इस गद्यांश के अंदर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपको? 5। कितने पूछे जाएंगे? 5। और कितने नंबर के होंगे? 5 नंबर के। ध्यान रखना। प्रश्न नंबर कौन सा? 24। प्रश्न नंबर कौन सा? 24। इसकी हेडिंग हम एक बार बढ़ा सकते हैं। क्या लिखेंगे? अपठित गद्यांश। अरे क्या लिखेंगे? अपठित
गद्यांश। इस अपठित गद्यांश में कितने प्रश्न आएंगे? 5। हाँ, एक चीज और, इस अपठित गद्यांश को कॉपी में नहीं उतारना है। इस अपठित गद्यांश को कॉपी में नहीं उतारना है, केवल आपको अपठित गद्यांश को 2 बार पढ़ना है। शीर्षक सोच समझ के लिखना, शीर्षक सोच समझ के लिखना। पूरे के पूरे 5 जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इन 5 प्रश्नों के उत्तर कहाँ होंगे? गद्यांश में। अरे 5 प्रश्न के उत्तर कहाँ होंगे? तो प्रश्न नंबर 24वां कौन सा आ गया? और प्रश्न नंबर 25 भी कौन सा आ गया? अपठित गद्यांश। दोनों गद्यांश कितने नंबर के हो गए? 5-5 नंबर के। हेडिंग केवल एक बार बनानी है। अरे समझ गए? पहले आपके अपठित गद्यांश आ रहा था 10 नंबर का, और अब अपठित गद्यांश कितने हो गए? 10 नंबर के, लेकिन 2 कर दिए। कितने कर दिए? 2 कर दिए। अरे ध्यान रखोगे आप? ये आपका कौन सा हो गया? खंड द भी हो गया। अब खंड कौन सा बच गया? ये बच गया। ये खंड कहां से कहां तक आ रहा है? 26 से 28। 26 से 28 कौन सा खंड हो गया? ये खंड। 26 से 28 खंड के अंदर प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 आएगा आपका पत्र। क्या आएगा? पत्र लेखनम। इसकी हेडिंग तो हम पत्र पढ़ के बताएंगे। और अथवा में आएगा ये भी। 26वां प्रश्न क्या आएगा? अथवा में आएगा। या तो आएगा प्रार्थना पत्र, फिर नीचे आएगा पत्र। प्रार्थना पत्र पूरा आपको मन से लिखना पड़ेगा प्रश्न को पढ़ करके, लेकिन पत्र है उसको भरना होगा। पत्र कौन सा आएगा? भरने वाला प्रश्न आएगा। पत्र को पूरा उतारना है। पत्र की वीडियो के अंदर बता दिया कैसे करना है। इसमें खालिस्तान कितने आएंगे? 8। अरे पत्र में खालिस्तान कितने आएंगे? 8 खालिस्तान होंगे। मंजूषा में 8 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं। अब पत्र आएगा कितने नंबर का? 6 नंबर का पत्र आएगा। पत्र कितने नंबर का आएगा? पत्र पूरा उतारना है हेडिंग के साथ। समझ रहे हो ना आप? और पत्र कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। खालिस्तान कितने? 8 है। अब खालिस्तान कैसे बटे होंगे? वो 8 है। प्रत्येक खालिस्तान कितने नंबर का है? 3/4 नंबर का। तो कितने खालिस्तान हो गए? 8। काट लो इनको, कितने आ गए? 6 नंबर का। प्रत्येक खालिस्तान के 3/4 नंबर। एक चीज और, अगर एक खालिस्तान गलती हो गया, एक खालिस्तान तो कितने नंबर गए एक साथ आपके? 2 नंबर सीधे सीधे कट गए। क्योंकि जिस खालिस्तान के अंदर आपको 5 वाला भरना चाहिए था, 5 वाला भरना चाहिए था दूसरे में, वो आपने उल्टा कर दिया, तो दोनों के नंबर गए। तो कितने नंबर गए? डेढ़ नंबर 2 नंबर गए एक साथ। इसलिए सोच समझ के 8 खालिस्तान आएंगे। प्रत्येक खालिस्तान 3/4 नंबर का है। काट के देख लिया हमने कितने नंबर का बैठ गया पत्र? 6 नंबर का। हेडिंग हमें देख लिखना है। पिता को पत्र लिखना है, माता को लिखना है, कैसे? ठीक है। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 प्रश्न क्या रहे? संवाद लेखनम। प्रश्न नंबर क्या रहे? संवाद लेखनम। संवाद लेखनम का वीडियो बनाया हुआ है, बनाया हुआ है। हाँ, तो किस प्रकार करना देख लेना। आपको पूरा संवाद उतारना है। उसमें खालिस्तान कितने आएंगे? 6। कितने खालिस्तान आएंगे? 6 खालिस्तान आएंगे। और 6 नंबर का है ये। 6 खालिस्तान कितने आएंगे? 6। और कितने नंबर का आएगा? अगर आपने एक गलती कर दी तो 2 नंबर तो सीधे सीधे गए। क्यों? जो दूसरे के अंदर आपने भरा है वो 5 वाला भर दिया। अब 5 में किसको भरोगे? दूसरे वाला, तो गए 2 नंबर। ध्यान रखना इस चीज का। मैं कह रहा हूं नंबर कटने के चांस ज्यादा बढ़ चुके हैं। पेपर इजी कर दिया। पहले आप एक खालिस्तान को गलती करते तो 1 नंबर ही कट रहा था। अब एक खालिस्तान को गलती करोगे तो 2 नंबर कटोगे। यही सोचना है। संवाद लेखनम। प्रश्न नंबर अंतिम कौन सा है? 28वां प्रश्न है। यह पार्ट का 28वां प्रश्न कौन सा आ रहा है? संस्कृत में अनुवाद करो। क्या रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में से संस्कृत का अनुवाद करो। तो ऊपर हेडिंग बनेगी संस्कृत अनुवाद। हेडिंग क्या बनेगी? संस्कृत। कुल वाक्य कितने आएंगे आपके? 12 वाक्य आएंगे। कितने वाक्य आएंगे? 12 वाक्यों में से आपको 6 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करना है। 6 वाक्यों की क्या बनानी है? संस्कृत बनानी है। 6 नंबर का एक साथ प्रश्न दे दिया आपको। अरे कर सकते हो? हमें विभक्ति प्रयोग पढ़ लिया, लकार पढ़ लिया, बाकी संस्कृत के वाक्य और करवा देंगे। तो कितने वाक्यों की संस्कृत बनानी है? 6 वाक्यों। जो आपको सरल सरल लगे उन 6 वाक्यों की संस्कृत बना दो। लेकिन नंबर उसी प्रकार लगाना। आपको पहले वाक्य की संस्कृत बनाना नहीं आ रही है, दूसरे की आ रही है, तो नंबर 2 लगा दो। यहाँ पर यहाँ लगा दो। 28 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर लगा के दूसरे का बना दो। लेकिन हिंदी का वाक्य भी उतारना है इसमें। पहले हिंदी का वाक्य उतारना है, फिर बराबर करके उसकी संस्कृत बनानी है। अरे कर सकते हो?
इस प्रकार ध्यान रखना विशेष तौर से कि प्रश्न पत्र को सोच समझ के करना है। प्रश्न पत्र इजी है लेकिन नंबर कटने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका नया पैटर्न था, इस प्रकार करना है संस्कृत का पेपर। समझ गए आप? ठीक है जी। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।